पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल के एक नए एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं करुणा। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम आपको मिलाएंगे 26/11/2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में दहशतगर्दों की गोलियों से घायल हुए जगन बोकाड़े और उनके परिवार से। साथ ही नज़र डालेंगे उनकी वित्तीय स्थिति पर और लेंगे हमारे एक्सपर्ट से विशेष सलाह। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में राहत देते हुए आम करदाताओं के लिए बेसिक छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। बजट में सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध वार्षिक डिडक्शन को भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS 95 के तहत सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी रिटायरमेंट पर हर महीने उन्हें कम से कम 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। लोकसभा में बजट 2014-15 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के माध्यम से 5 लाख भूमिहीन किसानों को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव किया है। शुरुआत करते हैं व्यय सेगमेंट से, जहां हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपको ले चलेंगे जगन के घर। 26/11/2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को लोग शायद भूल भी जाएं, लेकिन जगन बोकाड़े मरते दम तक उस मनहूस दिन को नहीं भूलेंगे। आतंकवादियों की एक गोली ने उनके जीने के अंदाज को ही पूरी तरह बदल दिया है। आज भी उस मंजर को याद करके जगन की रूह डर से कांप उठती है। उस दिन मैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे जा रहा था, क्योंकि मेरा वो रोज का ही काम था। 9:55 का वो ट्रेन था, हिंदवानी एक्सप्रेस। तो अचानक पीछे से फायरिंग हो गई और कमर के नीचे वाले साइड में मुझे गोली लग गई, फायरिंग हो गई। तो उस समय मैं भागने की कोशिश की, नहीं भाग पाया, तो मैं दीवार के पीछे वहाँ पे छुप गया। फिर मैं छुपने के बाद मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, तो बॉस ने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके वो CST पे आए और मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किए। 11:30 साढ़े 11 बजे के करीब मेरा ऑपरेशन चला, चालू हुआ स्टार्ट उस समय, और करीबन 3:30 बजे तक ऑपरेशन चालू रहा। करीबन मैं 10 महीने हॉस्पिटल में रहा। जगन की पत्नी ने जब हमले की खबर सुनी तो उनको अपने पति की सलामती की चिंता सताने लगी, लेकिन तभी उनके फोन की घंटी बजी और आंसुओं का सैलाब बहना शुरू हो गया। इन्होंने फ़ोन करके इसे बताया कि ऐसे गोली लगी है करके, और फिर उतने में कट हो गया फ़ोन। उसी दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं इनको मिलने गई थी। हॉस्पिटल में इन्हें 3 दिन के बाद मेरे पति को होश आया, और 3 दिन के बाद उनसे बात कर पाई मैं। बच्चा भी मेरा बहुत छोटा था, मेरे रिलेटिव में भी कोई नहीं था जो यहाँ पे हेल्प कर सके, सब गांव में हैं, तो काफ़ी टेंस में थी बहुत। मैं पापा को हॉस्पिटल में देखने जाता था। मैं बड़ा होकर SCP बनना चाहता। इस घटना से एक ओर जहां जगन के जीवन में झटका लगा, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिखा। वो इलाज के लिए करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में रहे और 3 साल तक अपने काम पर नहीं गए। घर का खर्चा बस कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ में पैसे मिले, और कुछ कंपनी से 4,700 मिलते थे सैलरी पर मंथ, बस उसमें ही घर खर्चा चल रहा था, अब कुछ नहीं। 26 नवंबर को जाते हैं कि हमला हुआ, उस दिन से भी पूरी लाइफ ही चेंज हुई है। जो लाइफ में पहले जीता था, अभी उस तरह की लाइफ नहीं जी पाता। जगन एक कार्गो कंपनी में 15 वर्षों से काम कर रहे हैं तथा अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए जीवन बीमा ले रखी है। 15,000 मुझे सैलरी है जिस कंपनी में काम करता हूँ। मिसेस का 2 लाख का जीवन बीमा है, मेरा भी 2 लाख का जीवन बीमा है। आखिर में वो अपने रिटायरमेंट के लिए बचत और भविष्य में अपने बच्चे की पढ़ाई में लगने वाले पैसे जुटाने के लिए हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं। आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं जगन बोकाड़े की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। जगन जी, सबसे पहली चीज़ है आपके लिए आपका कंटिजेंसी फंड। मतलब कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपके पास कुछ पैसा हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आप कुछ पैसा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बचा कर रखें, और या फिर शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में उसको इन्वेस्ट कर दें। आपने अभी तक अपने लिए और अपने परिवार के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है, तो मेरी सलाह है कि आप
अपने लिए भी पॉलिसी लें और साथ में अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। अभी आपका सिर्फ 2 लाख का ही जीवन बीमा है, ये राशि बहुत ही कम है। तो आपको मेरी सलाह है कि एक अच्छी राशि के साथ कम से कम 10 लाख 20 लाख का आप जीवन बीमा अपनी लाइफ पर लें। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत उपयुक्त होती है, जिसमें आपको बहुत थोड़ा प्रीमियम भरना होता है और थोड़े से प्रीमियम से आपको बड़ा कवर मिल जाता है। जैसे कि आपने बोला है आपको एक घर लेना है, अब घर की कीमत क्योंकि समय समय पर बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको मेरी सलाह होगी कि थोड़ा पैसा, आप जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से लगभग 30% उसका आप निवेश करने की कोशिश करें। तो मेरी सलाह होगी कि आप बैंक में आरडी करें या पोस्ट ऑफिस में आरडी करें, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करें। साथ ही आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की भविष्य में हायर एजुकेशन, उन सब के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अभी से जितना भी आपके लिए पॉसिबल है आप बचाना स्टार्ट करें और उसको अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करें। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आज भी लोगों के लिए प्रमुख रोजगार है। किसान दिन रात मेहनत करके फसल उपजाते हैं, लेकिन आग, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में फसल बीमा पर देखते हैं एक खास फीचर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक आर्थिक क्षेत्र है। कृषि उत्पादन में मामूली गिरावट का असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर धीरे धीरे पड़ने लगता है। बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं, कीड़े लगने से किसान की फसलों को किसी न किसी रूप में हानि होती है। इस प्रकार की हानि के जोखिम को कम करने का एक उपाय फसल बीमा है। बीमा कवर को क्षेत्र यानी कितने एरिया में फसल बोई गई है और अवधि यानी कितने वक्त के लिए फसल बोई गई है, दोनों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। 23 राज्यों में और करीब 720-725 जिलों में ये स्कीम कार्यरत है। मौसम के पैरामीटर्स हैं तो कम बारिश, ज़्यादा बारिश, टेम्परेचर कम, तापमान ज़्यादा, तापमान, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा, जिन भी चीज़ों से फसलों का नुकसान हो सकता है वो सब इसमें कवर करने की कोशिश करी गई है। खेती एक तो है कि बीज डाला, मौसम के में कुछ परिवर्तन हुआ, बीज खराब हो गया, वो इसमें पे हो जाता है। दूसरे फसल उगी, खड़ी फसल को नुकसान हो गया, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, वो इसमें कवर्ड है। फसल उग के कट गई, खेत में रखी हुई है, एक पीरियड है, इस पीरियड के अंदर आपको उठाना है वहाँ से, उसको कोई डैमेज हुआ तो वो कवर्ड। तो बहुत बड़े स्तर पे स्कीम है। कटाई के दौरान फसल में आग लगना, खेती के सामान्य नियमों का पालन नहीं करना, सही ढंग से खेती ना करना तथा जिन बीमारियों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है उन पर समय रहते उपाय न किए जाने से फसल को नुकसान होने जैसी स्थितियों में किसान को बीमा कवर नहीं मिलता है। बीमा कवर यानी सम एश्योर्ड फसल की लागत के बराबर होता है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड, बहुत बड़े स्तर पे स्कीम है। फसलें मतलब दाल, तिलहन, गन्ना, गेहूँ, धान, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो आपकी बागवानी की फसलें हैं वो, सो बहुत बड़े स्तर पे ये स्कीम है। काफ़ी तरह की फसलें इसमें कवर्ड हैं। फसल बीमा जिसको कहते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें जो उत्पादन है फसल का पर हेक्टेयर या जो भी यूनिट है उसको कवर किया जाता है। तो पूरा सम इंश्योर्ड लार्जली ही कवर्ड रहता है, लेकिन उसमें एक हम कहते हैं कि एक डिडक्टेबल कहिए या इंडेमनिटी लेवल कहिए। तो मान लीजिए अगर 100 रुपये का सम इंश्योर्ड है, 100 रुपये का क्लेम है,
तो 80% या 90% ये डिपेंड करता है किस तरह से प्रोडक्ट सरकार के साथ मिलकर बनाया गया है, वो पे हो जाता है। बाकी उसका 10% या 20% जो है वो फार्मर को बेयर करना पड़ता है, जो कि हर इंश्योरेंस स्कीम में होता है। उसको एक डिडक्टेबल कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक या फिर ऐसे किसान जिनको नोटिफाइड फसलों के लिए बैंकों से लोन दिया गया है, उनके लिए बीमा कवर अनिवार्य है। जिन किसानों ने कर्ज नहीं लिया है, ऐसे किसान बीमा का आवेदन फॉर्म भरकर एजेंट अथवा पार्टनर बैंक के जरिए योजना का लाभ उठा सकते हैं। बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति में किसानों को फौरन राहत पहुंचाने के लिए क्लेम का 25% हिस्सा तुरंत जारी कर दिया जाता है। हमारे देश में शादी ब्याह को हमेशा से ही एक खर्चीले समारोह के रूप में देखा गया है। शादी के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही नव दंपति के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो शादी के बाद आने वाले खर्चों के लिए कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल से। शादी में खर्च लगते हैं, शादी के भी, और आने वाला जो परिवार होता है उसके ऊपर भी। तो आज तक आप सिंगल थे, अब आप डबल हो गए, और कुछ समय बाद जब बच्चे होते हैं और फैमिली बड़ी होती है तो आपके खर्चे उस हिसाब से बढ़ते हैं। ऐसे निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसे फ्यूचर के लिए सेव करना है। उसे आज वो पैसे की दरकार नहीं है, लेकिन आगे जाकर उसके खर्चे जब बढ़ते हैं तो उसे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो मिलती है उससे उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। अगर वो सिस्टमैटिक निवेश करता है बाज़ार में और लो रिस्क मीडियम रिटर्न में, जैसे शेयरों में अगर पैसे डालते हैं, तो उसे आगे जाकर एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक एडिशनल इनकम जो चाहिए वो उसे मिल सकता है। छोटा निवेश करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसमें आप महज 100 रुपये से लेके कोई भी रकम डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ार में निवेशित होने से आगे जाकर जैसे जैसे कंपनी की तरक्की होती है, इकोनॉमी में सुधार आता है, उसका एडवांटेज शेयर में मिलता है। और ये जो एक रिटर्न है, ये न तो आपको कोई फिक्स डिपॉजिट से मिल सकता है और न कोई नोन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको इस टाइप का रिटर्न मिल सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जिसमें आज हम आपको मिलाएंगे पैकेजिंग और लेबलिंग इंडस्ट्री के एक उद्यमी से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में पैकेजिंग एक अहम हिस्सा माना जाता है, इसलिए आजकल पैकेजिंग और लेबलिंग इंडस्ट्री बहुत सफल है। सतीश वाघचौरे एक ऐसे उद्यमी हैं जो कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन के लिए लेबल बनाने का काम करते हैं। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए मिलते हैं सतीश से और नजर डालते हैं उनके सफर पर। लेबलिंग के 500 करोड़ के मार्केट में ग्रोथ की संभावना दिन ब दिन बढ़ रही है और मार्केट में प्रोडक्ट्स की वृद्धि से इस इंडस्ट्री के स्थायित्व में भी बढ़त आई है। इस इंडस्ट्री में भीषण स्पर्धा है और इसमें अपनी जगह कमानी पड़ती है। एक होलसेल ट्रेडर के बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सतीश वाघचौरे ने साइकॉम सिस्टम्स नामक कंपनी से इस क्षेत्र में अपने कदम रखे। उन्होंने पहले 1998 में बार कोडिंग का काम शुरू किया और सन 2002 में लेबलिंग में अपने हाथ आजमाने की सोची। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 1 लाख रुपया लग गया होगा। शॉप एक्ट, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हमने लिए थे। 20% ग्रोथ एवरेज के हिसाब से तो हमारा कुछ हुआ ही है स्टार्टिंग में। फिर जब ये कंपनी जैसे 4 करोड़ के ऊपर हो गई तो 10% तो ग्रोथ है ही। बिफोर टैक्स 15 to 25% प्रॉफिट रहती है। हालांकि सतीश पढ़ाई में निपुण रहे और आर्थिक तंगी के भी शिकार नहीं रहे, लेकिन साइकॉम सिस्टम्स को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में भी काफी कठिनाई आई। 2012 में आई रिसेशन की भी भारी मार पड़ी।
बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कुछ मिस आउट हो गया, मतलब फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं थे करके, क्योंकि वो टाइम वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हमारा जंप काफ़ी बड़ा रहता था। अभी बट हम 3 गुना बड़े होते थे। आज कॉस्ट डबल बड़ा है, स्ट्रेट अवे 20% पिछले 4 सालों में एवरी ईयर बढ़ गया। अकाउंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल ऑपरेशंस और मार्केटिंग के 4 पिलर सिस्टम पर उन्होंने अपने बिजनेस की नींव रखी। साथ ही उनकी MBA और DBM डिग्री उनके लिए बहुत फायदेमंद रही। उनके यहाँ कुल 25 कर्मचारी काम करते हैं। कभी हम लोग को वर्कर की तरह ये नहीं समझा, दोस्त जैसे हमारे साथ रहते हैं। बेबी का थोड़ा ये ऑपरेशन था, उसके लिए मदद किया है, 10,000 तक किया था। फार्मास्यूटिकल्स, फूड और कॉस्मेटिक के लिए उनके सेल्फ एडेसिव लेबल का मार्केट हिमाचल, गुवाहाटी, सिक्किम, कोयम्बटूर और उत्तरांचल तक फैला हुआ है। हालांकि इस बिजनेस का ग्रोथ रेट काफी धीमा है, लेकिन 15% की ग्रोथ की उम्मीद सतीश को है। कम से कम जगह में, कम से कम लोगों में और प्रॉपर ERP सिस्टम मेंटेन करके हमारी कॉस्ट कम रखी है। हमारे पास एक वीडियो इंस्पेक्शन मशीन भी है, वो हर एक लेबल चेक होता है। इसमें फार्मास्यूटिकल लेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी अक्षर टूट प्रिंट नहीं हुआ है या तो डॉट बोलिए या तो वो लीगल इश्यूज हो जाता है। कुछ अलग करने की चाह में इंजीनियरिंग छोड़कर बारकोडिंग जैसे काम को चुनने वाले सतीश पैकेजिंग की ओर भी कदम बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। हमारे शो में पहले हमने आपको बताया था कि घर खरीदने से पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। संचय सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि घर बेचने से पहले किन तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। अगर आप घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको घाटा न झेलना पड़े। आइए गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं घर बेचने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अपना घर या प्रॉपर्टी बेचने के लिए सही ग्राहक ढूंढना काफी मुश्किल काम हो सकता है। घर बेचने से पहले हमें खरीदार के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जान लेना चाहिए। साथ ही उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी जानकारी लेनी चाहिए। घर बेचने से पहले आपका पहला कदम बनता है कि आप टोकन अमाउंट लें, वो भी सिर्फ चेक के जरिए ही। ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाते वक्त बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से सारे पॉइंट्स पर राय लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद न हो। प्रॉपर्टी के एंटीसीडेंट्स में प्रॉपर्टी डेवलप कब हुई, ये सबसे पहला आना चाहिए। बाद में इसका अगला व्यवहार क्या हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन, उसका स्टैम्प ड्यूटी पहले से भरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें भरने के बाद में उसका टाइटल क्लियर होता है। आपका समझो चौथा